Hello everyone, welcome to MH Teaching. I am here with the second lecture of ninth class biology, first chapter that is the fundamental unit of life. कल की वीडियो में हमने पढ़ा था सेल की इंट्रोडक्शन, नंबर ऑफ सेल्स इन एनी ऑर्गेनिज्म, देयर शेप एंड साइज के बारे में। आज हम उससे आगे करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसके फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल के पार्ट्स, उसका स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे। तो मेन पार्ट्स ऑफ द सेल आर, आउटर कवरिंग ऑफ सेल को बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेल के बीच में रहता है न्यूक्लियस, और इस सेल के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड रहता है दैट इज साइटोप्लाज्म, और बाकी फ्लूइड साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले जो चीज़ें रहती हैं उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलेज। सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द सेल, आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलेज। जैसे कि आप यहाँ पे भी सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, प्रीवियस क्लास में भी किया होगा। आउटर कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ब्लू कलर में दिख रहा है दैट इज़ द न्यूक्लियस, और बीच में जो ब्राउनिश जैसा आपको ग्रीनिश ब्राउन जो दिख रहा है दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल दीज आर सेल ऑर्गेनेलेज। सो इस वीडियो में हम मेनली करेंगे आज सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन आप सिंपल वर्ड्स में देंगे। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल विच इज़ थिन और इलास्टिक होती है, जो कि एक्सट्रीमली थिन होती है, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होती है, और काम क्या है, सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ ए सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। So how will you define cell membrane or plasma membrane? It is the outermost covering of the, it is the outermost thin and elastic covering of the cell which separates the cell content from the outer environment. Next is important question है कि cell membrane किस चीज़ की बनी होती है। So it is made up of lipids and proteins, और वी कैन से लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं, एक ऊपर रहती है एक नीचे, और बीच में उसके प्रोटीन के चैनल्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कैरियर प्रोटीन्स, दूसरे सेल को पहचानने के लिए, इस तरह से। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सो सेल कंटेन्स अ फ्लूइड, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको प्लाज्मा बोल देते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म है उसको प्लाज्मा भी बोल देते हैं। और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज लाई इन दिस फ्लूइड एंड अ मेम्ब्रेन कवर्स दिस फ्लूइड प्लाज्मा। और उस फ्लूइड को एक मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन कवर कर रही है, जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन भी बोला, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दिस मेम्ब्रेन कवर्स द fluid like substance that is plasma present inside the cell. Cell contains a fluid called plasma. All the cell organelles lie in this fluid and a membrane covers this fluid plasma. Therefore this membrane is called plasma membrane. Clear? नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन। तो पहला तो आ गया आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, तो इट गिव्स शेप टू द सेल। क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फर्स्ट फंक्शन क्या आ गया, इट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल। दूसरा आ गया बाहर की कवरिंग है तो सेलुलर कंटेंट को होल्ड करके रखती है। क्लियर? इट होल्ड्स द सेलुलर कंटेंट। और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज रहते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है। थर्ड फंक्शन आ गया, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। फोर्थ आया, अभी हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटीन और लिपिड की बाइलेयर्स से बनी होती है, और बीच में उसके चैनल्स रहते हैं दैट इज़, और उन चैनल्स के थ्रू, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो लाइट ब्लू जैसी है ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स है, लिपिड्स की बाइलेयर है, और ये येलोइश जो बताया गया है ये प्रोटीन चैनल है। तो इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो गैसेस होती हैं वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से भी ट्रांसपोर्ट कर जाती हैं। तो एक फंक्शन ये आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस इट। क्लियर? नेक्स्ट था, वो भी हम इस डेफिनेशन से निकालेंगे इसका फंक्शन। हमने बोला था ये फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है। तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से
इट हेल्प्स इन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब ये टर्म्स आई, एंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस होता है कि जो कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई सब्सटेंस वो अंदर लेगा सेल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाएगी और अंदर की तरफ उस सब्सटेंस को वो इनगल्फ कर लेगा। जैसे कि अमीबा अपना फूड कैसे लेता है, एंडोसाइटोसिस से लेता है। और एक्सोसाइटोसिस हुआ कि अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर फेंकना। क्लियर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबल नेचर। नेक्स्ट आया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। और एक फिक्स कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन आया सेल रिकॉग्निशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, इसके ऊपर कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं फॉरेन सेल्स को कि कोई हार्मफुल सेल तो नहीं है। तो एक ये भी इसका फंक्शन हो गया, सेल रिकॉग्निशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव स्ट्रक्चर्स ऑन देम विच अलाउ द सेल टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर सेल। ईजी है ना। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला फंक्शन क्या आ गया, इट गिव्स शेप टू द सेल। दूसरा आ गया इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। तीसरा आ गया ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फोर्थ इज एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट को डिस्टिंक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। एंड नेक्स्ट इज सेल रिकॉग्निशन, जो दूसरे सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है कि वो हार्मफुल हैं, किस तरह के सेल्स हैं। सो क्लियर अप टू हियर। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और प्रोटीन चैनल का ये बना होता है। अब हम करेंगे सेल परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी हुआ अपने में से सब्सटेंसेस को पास होने की एबिलिटी। ए परमिएबिलिटी इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अलाउ गैसेस और लिक्विड्स टू गो थ्रू इट इज नोन एज परमिएबिलिटी। ओके। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो गैसेस के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एटसेट्रा के लिए परमिएबल है कि उसमें से ये गैसेस इजीली पास हो सकती हैं। अब सेकंड टर्म इज व्हाट इज सेमी परमिएबल। सेमी मतलब हाफ, परमिएबल जो अपने में से पास होने थे। तो सेमी परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट एंड नॉट अदर्स। कुछ को पास होने देगी, बाकियों को नहीं होने देगी। कि डेफिनेशंस आती हैं 1 मार्क्स में कि डिफाइन परमिएबिलिटी, डिफाइन सेमी परमिएबिलिटी। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन has very minute pores which makes it semi permeable and it allows water molecules to pass through it and prevents passage of solutes के बड़े बड़े molecules को पास होने नहीं देगी। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। नाम इंडिकेट कर रहा है कि कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अपने में से पास होने देगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोजेसेस, जिसके लिए इसके पास स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा है ये यहाँ पे स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स होते हैं एंड आयन चैनल्स होते हैं विच अलाउ पैसेज ऑफ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस थ्रू इट एंड इट कीप्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये 3 डेफिनेशंस पढ़ ली हमने। परमिएबिलिटी जो सभी सब्सटेंसेस को पास होने देती है, सॉरी गैसेस इसमें से पास हो जाती है सारी। सेमी परमिएबिलिटी कुछ एक पास होंगी सब्सटेंसेस। और सिलेक्टिव परमिएबिलिटी एज द नेम इंडिकेट्स कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस ही पास कर सकेंगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब टू क्लियर फंक्शन ये हो गया, हमने परमिएबिलिटी भी पढ़ लिया। अब मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी तो पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कि मेम्ब्रेन में से क्या क्या चीज़ें बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जा सकती हैं और किस किस प्रोसेस के थ्रू जाती हैं, क्या बोलते हैं हम उसको। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। क्लियर। अब आ जाते हैं कि जी व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विच नीड्स नो एनर्जी। इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें
मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर हमें कोई सब्सटेंस भेजना होता है या मतलब कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड्स एनर्जी। नेक्स्ट है बल्क ट्रांसपोर्ट, एज इट्स नेम इंडिकेट्स, इसमें तो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स भी ईजिली पास कर जाते हैं मेम्ब्रेन को। क्लियर। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। अब व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न इज़ द डिफ्यूज़न का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो आप किसी रूम के एक कॉर्नर में परफ्यूम की बॉटल खोलते हो, तो थोड़ी देर में वो पूरे रूम में उसमें उसकी खुशबू फैल जाती है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू, वो हवा के थ्रू सारे रूम में फैल गया, उसके पार्टिकल्स जो थे परफ्यूम के, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। किस प्रोसेस के थ्रू वो पूरे रूम में सेम कंसंट्रेशन हो गई, सारे रूम में फैल गया वो इक्वली, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, तो हाउ विल यू डिफाइन डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। परफ्यूम की बॉटल के अंदर परफ्यूम की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और एज़ कम्पेयर टू रूम में तो नहीं है शुरू में, लेकिन जैसे हम बॉटल का ढक्कन खोलेंगे तो वो हायर कंसंट्रेशन वाली जगह से, दैट इज़ बॉटल से, रूम में फैल जाएगी। दिस इज़ डिफ्यूज़न। इट इज़ द पैसेज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिफ्यूज़न, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? ऑस्मोसिस जो होता है उसमें एक बीच में मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ द पैसेज ऑफ वाटर, और ये लिक्विड्स में होता है। डिफ्यूज़न जो होता है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सभी में हो सकता है। ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होगा ये। क्लियर। नेक्स्ट इज, यहाँ पे इसमें फ्लो चार्ट में आपको दिखा रहे हैं कि डिफ्यूज़न की इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसकी कहाँ कहाँ थोड़े से एग्जांपल हम करेंगे, इसके कहाँ कहाँ यूज़ होता है नेचर में डिफ्यूज़न जो होता है। गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट। प्लांट्स के अंदर जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो प्लांट्स उसको बाहर भेज देता है एनवायरनमेंट में जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसको, और प्लांट एज़ कम्पेयर टू प्लांट, तो वो लीव्स के थ्रू प्लांट के अंदर चली जाती है। तो दैट इज़ डिफ्यूज़न हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू लीव्स। ठीक है, पत्तों में होता है डिफ्यूज़न। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। आपको पता है व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। तो जब लीव्स के अंदर, प्लांट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द एनवायरनमेंट, तो वो बाहर निकल जाती है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे भी डिफ्यूज़न का यूज़ हो गया। डिफ्यूज़न हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लीव्स। सेकेंड आया इट हेल्प्स इन द ट्रांसपिरेशन थ्रू द लीव्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट आया एरोमा। एरोमा की बॉटल्स जो होती हैं वो, जैसे अभी मैंने परफ्यूम का एग्जांपल दिया, तो वो भी इसी के थ्रू फैलता है। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी हमने पढ़ा है कि इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिफ्यूज़न, लेकिन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन में जाता है तो उसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास होना होता है। तो ऑस्मोसिस इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं, अभी हम करेंगे इसकी डेफिनेशन भी। एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, किसी सब्सटेंस के अंदर वो सब्सटेंस मूव करेगा, लिक्विड मूव करेगा। एक्सोऑस्मोसिस में वो सब्सटेंस से बाहर मूव करेगा। अभी हम आगे करेंगे इसको, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, दैट इज ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। It is a solution which can cause osmosis if it is separated from pure water by a semi-permeable membrane. उसको जनरल से ऐसे बोलते हैं ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। एंड ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टर्म्स यहाँ से डेफिनेशंस आती हैं कि वट इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो टर्म होता है कि कोई किसी चीज़ की कंसंट्रेशन उसमें बहुत कम है,
ठीक है, जैसे हमने एक प्योर वाटर लिया और एक पानी में क्या किया, बहुत सारा नमक घोल दिया, तो जो प्योर वाटर है हम उसको बोल देंगे, और थोड़ी सी पिंच डाल दी, प्योर वाटर में थोड़ी सी पिंच डाल दी, और दूसरे पानी के गिलास में बहुत ज़्यादा हमने सॉल्ट डाल दिया, तो जिसमें थोड़ा सा नमक है जिसको हम सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है तो वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इट हैज़ लेस ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और हायर वाटर कंटेंट। Hypotonic solution has a higher water content as compared to another solution. क्लियर हो गया? जैसे मैंने नमक और पानी के घोल का एग्जाम्पल दिया आपको। सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल स्वेल अप, एंड होना था यहाँ पे, एंड बिकम टर्जिड। अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, मतलब सेल के अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जिसमें ग्लास में डाल रहे हैं वहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल प्लेस्ड, तो क्या होगा, सेल के जो पानी जो है वो सेल के अंदर जाएगा हाई कंसंट्रेशन से, बाहर जहाँ बीकर में उसकी हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से सेल के अंदर जाएगा एंड स्वेल अप एंड बिकम टर्जिड, ठीक है, और फूल जाएगा। नेक्स्ट आया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स सेम, नेम ही सुजेस्ट करता है द सॉल्यूशन विच हैज़ द सेम कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ द अनदर। A cell placed in an isotonic solution will neither gain or lose water. Clear? And the third term is hypertonic solution. Hyper का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन, जिसके ज़्यादा मतलब, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ अनदर सॉल्यूशन। Hypertonic solution are those which has higher osmotic concentration as compared to अनदर सॉल्यूशन। और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को रखेंगे तो उसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, सेल के अंदर से भी पानी को अपनी तरफ खींच लेगा। सेल कैप्टिन, और सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा। सेल कैप्टिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल लूज वाटर एंड बिकम फ्लैसिड, और सिकुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है टोनिसिटी एंड ऑस्मोसिस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये जो बाहर का बॉल जैसा है इसके अंदर हमने रेड कलर के सेल को रख दिया, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसका साइज़ में ना तो वो पानी लेगा ना देगा, अगर लेगा देगा भी तो इक्वल अमाउंट में लेगा, ठीक है, तो उसके साइज़ में कोई चेंज नहीं होगा। या जैसे यहाँ पे नीदर गेन नॉट लूज वाटर। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को रखेंगे जहाँ पे बाहर वाले एनवायरनमेंट में जिस सॉल्यूशन में रख रहे हैं सेल को उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट टू द सेल, और सेल जो होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा लार्ज साइज़ में। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम हो और सॉल्यूट ज़्यादा हो। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को रखते हैं तो वो सेल के अंदर से भी वाटर कंटेंट बाहर को एब्जॉर्ब कर लेगा और सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा। क्लियर? तो ये तीनों टर्म्स और डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं होगा उसके साइज में, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम रखेंगे तो इट विल स्वेल अप एंड बिकम टर्जिड। नेक्स्ट अब आया ऑस्मोसिस के दो टाइप थे, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडो टर्म ही बता रहे हैं, एंडो मतलब अंदर आना, एक्सो मतलब बाहर जाना, ठीक है। तो एंडोऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी यहीं से बन जाएगी। व्हाट इज एंडोऑस्मोसिस? एंडोऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ वाटर इनटू ए सेल और सिस्टम थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोसिस की बात हो रही है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ज़रूर आएगी बीच में। तो एंडोऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ वाटर इनटू ए सेल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक्सोऑस्मोसिस इसका उल्टा कर देना है। एक्सोऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ ए सेल और सिस्टम थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? नाम ही इंडिकेट कर रहे हैं इनकी डेफिनेशन। अगर एंडोऑस्मोसिस होगा, पानी अंदर आ रहा है, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, स्वेलिंग अकर्स ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में वाटर बाहर जा रहा है सेल से, तो सेल क्या होगा, ऑटोमेटिकली इट विल श्रिंक, श्रिंकेज अकर्स ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। अब एंडोऑस्मोसिस कब होगा, जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो होगा वो हाइपोटोनिक होगा,
तो उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तभी तो वो बाहर से सेल के अंदर जाएगा, एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस कब होगा? व्हेन एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज़ हाइपोटोनिक। और एक्सोस्मोसिस कैसे कब होगा? व्हेन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज़, यहाँ पे भी हाइपरटोनिक होना था, व्हेन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज़ हाइपरटोनिक, तो एक्सोस्मोसिस होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हमने पढ़ा कि जब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। तो जब सेल का कंटेंट जो होगा वो श्रिंक होगा, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल तो प्लांट में होगी, इसलिए हमने यहाँ पे इन केस ऑफ प्लांट सेल लिखा है। तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। और लेकिन जब एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में इसी प्रोसेस को, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो इसी प्रोसेस को क्रीनेशन बोलते हैं। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड क्रीनेशन। देखिए यहाँ पे भी एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस का एग्जांपल दिया है रेजिन्स और ग्रेप्स में। अब हमें पता है रेजिन्स कैसे होते हैं, सिकुड़े से होते हैं, उनको जब वाटर में डालते हैं तो वो फूल जाते हैं ना, तो ये क्या हुआ? एंडोस्मोसिस। वैसे ही अगर हम ग्रेप्स को डालते हैं, ग्रेप्स में वाटर कंटेंट हाई है, अगर इनको नमक वाले पानी में डाल दें, नमक वाले पानी में जिसमें बहुत ज़्यादा नमक है, पानी की कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू द ग्रेप्स, तो ग्रेप्स क्या होंगे? वो सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और इस प्रोसेस मतलब ग्रेप्स के अंदर का पानी बाहर निकल गया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। क्लियर? नेक्स्ट अब हमने ऊपर पढ़ा डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। डिफ्यूज़न क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस भी यही है, लेकिन ये ऑस्मोसिस मोस्टली लिक्विड्स में होता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। इट इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। दूसरा हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूज़न जो होता है, इट कैन अकर्स इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, सब में हो सकता है। और ऑस्मोसिस इट अकर्स मोस्टली इन लिक्विड्स। डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होती है, ऑस्मोसिस में हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी चाहिए होती है। ठीक है। और ऑल सब्सटेंसेस शो इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन, वो इंडिपेंडेंटली डिफ्यूज़ करते हैं। जैसे कि परफ्यूम की बॉटल ली तो हम ऐसे नहीं देखते कि तू मॉलिक्यूल यहाँ इधर जा तो इधर जा, वो अपनी मर्जी से पूरे कमरे में फैल जाएंगे और तब तक डिफ्यूज़न होता रहेगा जबकि उनकी कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती है। और जबकि ऑस्मोसिस ओनली लिक्विड इज़ अलाउड टू डिफ्यूज़। ठीक है। नेक्स्ट आया डिफ्यूज़न कॉन्टिन्यूज टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, अभी बताया मैंने। और ऑस्मोसिस में इक्विलिब्रियम कभी कभार आता है। ओके, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं ऑस्मोसिस हो रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जबकि डिफ्यूज़न हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, पर यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला तो ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, और किस फॉर्म में यूज़ होती है वो? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है एनर्जी मिल रही है तो रैपिड होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको बेचारे को कोई एनर्जी नहीं मिल रही है तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पता है अगर हम कुर्सी को धक्का दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और वो मूवमेंट जो होगा उसी यूनी डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में होगा जिस तरफ को हम धक्का लगा रहे हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट है दैट इज़ यूनी डायरेक्शनल, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में इट कैन बी बाई डायरेक्शनल, जो अपने आप हो रहा है। जैसे डिफ्यूज़न है तो मॉलिक्यूल्स कोई किस तरफ जाते हैं कोई किस तरफ, जैसे मैंने परफ्यूम का एग्जाम्पल दिया, तो इट कैन बी बाई डायरेक्शनल हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें मैटर नहीं करता है कि हाई कंसंट्रेशन को लो कंसंट्रेशन की तरफ ही जाएगा, जिस तरफ हम एनर्जी लगाएंगे उस तरफ मूवमेंट होगी। जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है द ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट कॉजेज अकमुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटीरियल। अगर हम एक ही तरफ को एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं तो अकमुलेशन ऑफ मटेरियल हो जाएगा, सब्सटेंस एक तरफ को इकट्ठा हो जाएगा जिस तरफ को हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में देयर इज़ नो अकमुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ
कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है इसको। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पढ़ा था कि कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें मेम्ब्रेन में से ही डिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्लियर। तो हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लिया, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लिया। अब थर्ड टाइप का हमने कॉन्सेप्ट था, दैट इज़ बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि बल्क में जाएंगे, ज़्यादा नंबर में जाएंगे, कोई मूवमेंट होगा। इट इज़ मूवमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। मैक्रोमोलिक्यूल बड़े बड़े मॉलिक्यूल जाएंगे और सॉलिड पार्टिकल जाएंगे मेम्ब्रेन के थ्रू। फॉर दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोजेसेस रिसेप्टर्स होते हैं। इट इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबल टू फॉर्म वेसिकल्स और अडेयर टू द सेम। वेसिकल्स की फॉर्म में भी कई बार ट्रांसपोर्टेशन होता है बल्क पार्टिकल्स का। देयरफॉर बल्क ट्रांसपोर्ट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये भी। टाइप्स ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट टू टाइप का है जो हमने पहले पढ़ा, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एग्जाम पिक्चर्स में क्लियर हो। एंडो मतलब अंदर जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होके फिर वो पिंच ऑफ हो जाएगी और अंदर वेसिकल बना देगी, दैट इज एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस में बाहर की तरफ को इस तरह से होगा। Endocytosis is bringing in bulk of material from outside to the inside of the cell and amoeba takes food by this process. amoeba endocytosis से अपना food लेता है। और exocytosis bulk passage of the material to the outside of the cell is known as exocytosis. example आ गए इसके, जैसे कि secretion and excretion in animals. So this is all about cell membrane or plasma membrane. Thank you.